त्यो एसपी साहिबा एक शादी को अटेंड करने के लिए शादी में पहुंचती हैं। दोस्तों वहां पर शादी का माहौल था। सभी लोग एक दूसरे से हंस खिलखिलाकर बातें चीतें कर रहे थे। म्यूजिक सिस्टम चला हुआ था। कुछ लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना भी खा रहे थे। वहीं पर मंडप सजा हुआ था और मंडप के सामने कुछ कुर्सियां रखी पड़ी थी जिन पर कुछ लोग बैठ करके उस मंडप में हो रही शादी के लिए देख रहे थे। एसडीएम साहिबा उसी मंडप के सामने उसी मंडप में रखी कुर्सियों पर जाकर बैठ जाती हैं और उस मंडप में हो रही शादी के लिए देखती हैं जैसे वह शादी को देख रही हो। दोस्तों तो धीरे धीरे उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी, मानो शादी को देखने के बाद वह मन ही मन कुछ न कुछ सोच विचार कर रही हो। थोड़ी देर बाद वहीं पर उन गेस्ट के लिए एक वेटर आता है जो उनके लिए चाय पानी लेकर के दोस्तों आया था और वह घूमता हुआ आईपीएस साहिबा के सामने भी पहुंच जाता है। अब जैसे ही एसडीएम साहिबा उस वेटर की तरफ देखती हैं, इधर जो वह वेटर था वह एसपी साहिबा की तरफ देखता है तो एकदम से देखता ही रह जाता है, मानो थोड़ी देर के लिए ये शादी का माहौल बिल्कुल थम सा गया हो, रुक सा गया हो और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ अपने अपने मन के अंदर सोचने लगते हैं। तभी वह वेटर अपना ध्यान वहां से हटाता है और उसके बाद आगे गेस्ट की तरफ बढ़ जाता है उनको चाय पानी देने के लिए। इधर जो एसपी साहिबा थी दोस्तों, अब उनके मन में और भी ज्यादा विचार उत्पन्न होने लगते हैं और वह मन ही मन बहुत कुछ सोचकर परेशान होने लगती है। थोड़ी देर बाद एसपी साहिबा उस व्यक्ति को और उस वेटर को बुलाने के लिए भेजती हैं। कहती हैं कि उसे बुलाकर लेकर आओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। साथियों कौन था ये वेटर जिसको देखकर एसपी साहिबा उससे बात करने के लिए बेकरार हैं? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए आप लोग सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। साथियों ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक जिले की है। उत्तर प्रदेश जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज पढ़ता है। उस कॉलेज के अंदर एक लड़की पढ़ा लिखा करती है जिसका नाम है राधा, जो कि ग्रेजुएशन कर रही और अभी उसका फाइनल ईयर चल रहा है। फाइनल ईयर उसका खत्म होने वाला है और कॉलेज के बाहर एक मिठाई की दुकान है, जिस मिठाई की दुकान पर राधा की हमउम्र का एक लड़का है। अक्सर राधा आते जाते उस लड़के को देखा करती है और मन ही मन उससे प्यार किया करती है। दोस्तों इधर जो लड़का था उसका नाम था मोहन। मोहन भी यशोदा को बहुत अच्छे से देखता और मन ही मन उससे प्यार करने लगता, लेकिन दोनों में से किसी की हिम्मत ये नहीं होती कि वह एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर पाए। धीरे धीरे करके समय कटता और समय के साथ साथ दोस्तों राधा की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो हिम्मत करके राधा मोहन के पास पहुंचती है और अपने प्यार का इजहार मोहन से वह कर देती है। मोहन जैसे ही राधा की बातों को सुनता है तो एकदम खुश हो जाता है और अपने प्यार का इजहार भी राधा से कर देता है। अब दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया था और दोनों तय करते हैं कि दोस्तों अपने अपने घर वालों से बातें करेंगे और बातें करने के बाद एक दूसरे से हम लोग शादी कर लेंगे। इसके बाद राधा अपने घर वालों से बात करती हैं, मोहन अपने घर वालों से बात करता है। बात करने के बाद दोस्तों उन दोनों के घर वाले भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि मोहन लड़के का धंधा काफी अच्छा खासा चल रहा था, अच्छा खासा वह कमाता था, पैसों की उनके पास कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। इधर जो यशोदा माँ की राधा, इधर जो राधा थी और राधा के घर वाले भी अच्छे खासे पैसे वाले थे, तो दोनों परिवारों की आर्थिक परिस्थिति काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी और इसी वजह से दोनों परिवार वाले फैसला लेते हैं कि जब बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। उसके बाद मोहन और राधा की एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर और रीति रिवाजों सहित धूमधाम के साथ शादी करवाई जाती है। दोनों की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद जो राधा थी वो मोहन के घर में पहुंच जाती हैं। यशोदा राधा पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और उनका एक सपना था कि वह पढ़ लिखकर किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल करें। इसी सपने को लेकर वह अपने पति के पास पहुंचती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अपने पति के बारे में इस बारे में कोई भी बात नहीं करती हैं। वह सोचती हैं कि अभी अभी तो मेरी शादी हुई है तो कुछ दिन मुझे एडजस्ट होने जाने दो, उसके बाद मैं अपने पति से इसके बारे में अवश्य बात करूंगी। धीरे धीरे करके समय कटता और समय के साथ साथ दोस्तों राधा मोहन का अच्छी तरह से ख्याल भी रखती है, उसके माँ बाप का अच्छी तरह से आदर सत्कार करती है और ऐसे ही करके उनकी शादी को लगभग
7 महीने बीत जाते हैं। अब 7 महीने बाद एक दिन अचानक से यशोदा मोहन से इस बात को शेयर करने लगती है। वह कहती है कि मोहन, मैं पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार हूँ और मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से एक कोचिंग लूँ और कोचिंग करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी को प्राप्त कर लूँ। इस बात को सुनने के बाद दोस्तों मोहन यशोदा को कहने लगता है, वह कहता है कि राधा, हम दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार है। यदि तुम पढ़ाई करने लगोगी तो हमारा प्यार कम हो जाएगा। लेकिन राधा मोहन से जिद करती हैं और कहती हैं कि मोहन कोई बात नहीं, यदि मैं अच्छी सी सरकारी नौकरी पे ज्वाइन हो जाऊंगी तो हमारा जीवन बेहतर होगा। अब राधा नहीं मानती और मोहन से कहती हैं। दोस्तों मोहन लड़का जो होता है वो राधा से कहता है, राधा मेरा अच्छा खासा कारोबार है और मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी काम से हमारा घर परिवार अच्छे से चल जाएगा और काफ़ी अच्छे खासे रुपए पैसे मैं कमाता हूँ। अब इसके बाद राधा सोचती है कि कोई बात नहीं, आखिर ये मुझसे प्यार करते हैं तो कुछ दिनों बाद मैं फिर से इनसे बात कर लूँगी और हो सकता है कि जब ये मेरी बात को मान जाए। अब इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही कट जाते हैं और कटने के बाद एक दिन फिर राधा मोहन से बात करती हैं। कहती हैं कि मोहन, मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ लिख कर के मैं किसी सरकारी नौकरी को ज्वाइन करना चाहता हूँ और मुझे एक नौकरी हासिल ही करना है। इस बार जो राधा है वह मोहन पर दबाव बनाती है और इसके बाद मोहन भी जो राधा से प्यार करता था वह भी उससे पढ़ाई की लिखी मान जाता है। अब दोस्तों मोहन लड़के ने अनुमति दे दी थी। अब इसके बाद जो राधा है वह कोचिंग करने के लिए कोचिंग सेंटर में जाया करती थी और घर पर भी अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह से किया करती थी। दोस्तों धीरे धीरे करके समय कटता है और समय के साथ साथ मोहन को ये बात मालूम पड़ने लगती है कि उसकी पत्नी अब पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा अहमियत देने लगी है और उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देती है। इसके बाद मोहन राधा से कहता है कि राधा की तब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की वजह से हमारे बीच का प्यार थोड़ा सा कम होता जा रहा है। लेकिन राधा मोहन को समझाती पूरी कोशिश करती हैं और इसे समझाने के दौरान मोहन थोड़ा सा गर्म होने लगता है और ऊंची आवाज़ों में राधा से बात करने लगता है। दोनों के बीच में इस बात को लेकर तनाव का उत्पन्न चालू हो जाता है और उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होने लगती है। अब लड़ाई होने के बाद दोस्तों राधा मोहन को जो 2-4 बातें कड़वी सी कह देती हैं। कहती हैं कि तुम तो अनपढ़ हो और इसी वजह से तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी को ज्वाइन करे। अब यह बात राधा को, मोहन को और एकदम से बुरी लगने लगती है। तो मोहन जो लड़का होता है वह राधा पर हाथ उठा देता है। जैसे वह राधा पर हाथ उठाता है तो मोहन के माता पिता आते हैं, उनको समझाते हैं कि बेटा बहू घर की लक्ष्मी और इज्जत होती है, इस पर हाथ नहीं उठाया करते और ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन राधा के ऊपर जैसे ही मोहन ने हाथ उठाया था तो यह बात राधा को बड़ी ही बुरी लगती है, क्योंकि वह मोहन से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और आज उसके पति ने उस पर पहली बार हाथ उठाया था। इसके बाद दोस्तों राधा अपने पिता को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद उन्हें वहाँ पर बुला लेती है और उनके साथ अपने सामान को पैक करने के बाद वह अपने मायके निकल जाती है। अब राधा मोहन को छोड़कर अपने मायके चली जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद कुछ दिनों तक वह वहीं पर रुकी रहती है और सोचती है कि जब तक ये मुझे लेने के लिए नहीं आ जाएगा तब तक मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। धीरे धीरे करके कुछ समय कटा और समय के साथ साथ दोस्तों जो मोहन लड़का था वह एक बार भी ना तो राधा के पास फोन करता है और ना ही उसे लेने के लिए उसके मायके में पहुंचता है। अब इस बात को दोस्तों देख कर के राधा थोड़ी सी परेशान होने लगती है और ऐसी परेशानी के कारण राधा मोहन के घर तलाक के पेपर भिजवा देती है। अब जैसे ही दोस्तों मोहन को तलाक के पेपर मिलते हैं तो उसके घर वाले उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा जाकर बहू को लेकर आओ। ये छोटी मोटी बातों पर अपने घर को उजाड़ा नहीं करते और ये अच्छी बातें बिल्कुल नहीं। लेकिन मोहन उन तलाक के पेपरों को देखकर बौखलाया था और मैं मन ही मन राधा से घृणा करना लगा था। वह सोच रहा था कि मैंने इसे प्यार किया था, इसने पढ़ने के लिए कहा तो मैंने इसे पढ़ने के लिए भी छोड़ दिया, लेकिन आज इसने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया। उसके बाद मोहन राधा को तलाक दे देता है। तलाक होने के बाद राधा अपने घर रहने लगती है, मोहन अपने घर रहने लगता है। धीरे धीरे करके समय कटता है और समय के साथ साथ राधा के माता पिता कहते हैं कि बेटी तुम शादी कर लो और शादी करने के बाद अपना घर बसा बहुत बड़ा जीवन है, ऐसे ही व्यतीत नहीं होगा। लेकिन इस बात को सुनने के बाद राधा अपने घर वालों से मना कर देती है। कहती है कि शादी तो मैंने कर ली थी, लेकिन मेरे पति ने मेरी पढ़ाई में लिखाई में मेरा साथ नहीं दिया और क्या गारंटी है कि जिससे मैं अभी शादी करूंगी वह मेरा पढ़ाई लिखाई में साथ देगा।
इसी वजह से मैं पहले किसी सरकारी नौकरी को ज्वाइन करूंगी और उसके बाद मैं शादी का ख्याल अपने दिमाग में लेकर आऊंगी। इधर जो राधा है वह अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगती है। उसके माता पिता कह देते हैं कि बेटा ठीक है, यदि तुम पढ़ लिख करके किसी सरकारी नौकरी को ज्वाइन करना चाहती हो तो ये अपनी मुराद भी आप पूरी कर लो। उसके माता पिता और उसके घर परिवार वाले उसका पूरा साथ देते हैं और राधा मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल भी कर लेती है। राधा का सिलेक्शन एक एसपी के पद पर हो गया था और जैसे ही उन घर वालों को ये मालूम पड़ता है कि वह राधा लड़की जो है वो एसपी बन चुकी है, तो मानो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। धीरे धीरे करके समय कटता है। समय के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में होती है। पोस्टिंग होने के बाद दोस्तों राधा बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपना काम किया करती और सभी लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार भी करती। अब तभी एक दिन राधा के ऑफिस में एक काम करने वाली एक महिला के घर में शादी होती है। उसकी बेटी की शादी थी, तो वह राधा को निमंत्रण देती है और कहती है कि मैडम, यदि आप हमारी बेटी की शादी पर आओगी तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद जो राधा थी वह शादी के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही शादी का दिन आता है उस दिन वह अपनी सरकारी गाड़ी से हूटर बजाते हुए और शादी में ज्वाइनिंग लेने के लिए पहुंची। शादी अटेंड करने पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद जैसे ही वह दरवाजे से निकल कर जाती है तो जहां पर जिस महिला की बेटी की शादी थी वह आकर उसका वेलकम करवाती हैं और वेलकम करवाने के बाद उन्हें शादी समारोह के अंदर भिजवाती हैं। वहां पर सभी लोग एक दूसरे से हंस खिलखिलाते हुए बातें चीतें कर रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे के साथ में बैठ कर के खाना खा रहे थे। वहीं पर एक जगह मंडप सजा हुआ था और मंडप के साथ में कुछ कुर्सियां रखी हुई थी। तो वह महिला जिसकी बेटी की दोस्तों शादी थी, तो वह महिला कहती है राधा से कि मैडम खाना खा लो और खाना खाने के बाद शादी को एंजॉय करना। लेकिन राधा खाना खाने से बिल्कुल मना कर देती है और मंडप की तरफ रखी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा करके कहती है कि मैं वहां पर बैठूंगी और बैठ करके तुम्हारी बेटी की पूरी शादी को ऐसे ही देखूंगी। वहां पर जाने के बाद एसपी साहिबा उन कुर्सियों पर जाकर बैठ जाती हैं और शादी को बड़ी गहराई से देखने लगती हैं। दोस्तों अब शादी को देखते हुए धीरे धीरे करके उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी और इस शादी को देखने के बाद उन्हें अपनी शादी के वह पल याद आ रहे थे जब उन्होंने मोहन के साथ में शादी की थी और शादी के टाइम पर वह बड़ी ही खुश थी। उन पलों को याद करते हुए राधा के मन में चेहरे पर मायूसी छा जाती है और अंदर ही अंदर वह अपने आप को कोसने लगती है। दोस्तों थोड़ी देर बाद वहां पर एक वेटर आता है जो गेस्ट को चाय पानी के देने लिए आया करता था और वह घूमता फिरता सीधा राधा के पास पहुंच जाता है। अब वेटर ने जैसे ही ट्रक सामने की थी तो उसके बाद राधा अपनी नजर डालती है वेटर की तरफ, तो उसकी तरफ देखते ही रह जाती है और वेटर देखते ही राधा की तरफ देखता है तो दोनों एकदम एक दूसरे को देखकर हैरान से होने लगते हैं। तो सामने जो वेटर था वह और कोई नहीं था दोस्तों, उसका वही तलाकशुदा पति था जिससे 3-4 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। अब अपने सामने मोहन को देखकर राधा एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि शादी का माहौल था और शादी की यादें उसे याद आ रही थी और सामने उसका तलाकशुदा पति भी आ गया था। थोड़ी देर तक दोस्तों एक दूसरे को देखते रहते थे, लेकिन तभी मोहन अपना ध्यान राधा की तरफ से हटाता है और गेस्टों की तरफ चाय पानी का ध्यान देने लगता है, तो वहां से चला जाता है। अब इसके बाद राधा अपने मन ही मन में और भी ज्यादा उन यादों को सोचने लगती हैं और अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा कोसने लगती हैं। इसके बाद राधा जब मोहन की इस हालत को देखती है तो वह सोच में पड़ जाती है कि इसका तो बहुत अच्छा खासा कारोबार था, अच्छा खासा रुपया पैसा कमाता था, आखिर ऐसा क्या हो गया जो आज इसे यहाँ वेटर बनकर काम करना पड़ रहा है। ये सवाल भी उसके दिमाग में चल रहे थे, तो इसी वजह से वह मोहन से बात करने का फैसला कर लेती हैं। उसी शादी के अंदर एक व्यक्ति को बुलाती हैं और कहती हैं कि सामने जो वेटर तुम्हें दिखाई दे रहा है इससे कहो कि वो एसपी साहबा तुम्हें बुला रही हैं और तुमसे बात करना चाहती हैं। अब इसके बाद वह व्यक्ति उसके पास पहुंचता है और उनके पास पहुंचने के बाद उनसे कहता है मोहन से कि डीएम साहब आपको बुला रही हैं कि आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हैं। इसके बाद दोस्तों मोहन राधा की तरफ जाने लगता है। राधा उस भीड़ से दूर होकर के एकांत में खड़ी हो जाती है जहां पर कोई भी नहीं था। दोस्तों वहां पर पहुंचने के बाद मोहन भी अपने मन के अंदर बहुत कुछ सोच विचार करता है। उनके अपने बीते पलों को याद करता है जब राधा और वह एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे।
उन यादों को याद करके उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। लेकिन वह जैसे जैसे तय के अपने आंसुओं को रोकता है, लेकिन राधा से पूछता है कि बताओ राधा, तुम्हें क्या काम है मुझसे और किस वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। उसके बाद राधा अपनी भावनाओं को दबाते हुए उससे कहती हैं कि मोहन, तुम्हारा तो बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था, तुम यहाँ पर इस तरह से वेटर का काम क्यों कर रहे हो। इसके बाद मोहन लड़का कहता है कि ये बड़ी लंबी कहानी है, इसको सुनने के लिए तुम्हें थोड़ा सा टाइम अवश्य चाहिए होगा और मेरे हिसाब से एसपी साहिबा के पास इतना टाइम नहीं होगा। तभी राधा कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है और तुम मुझे आराम से अपनी कहानी बता सकते हो। तो मोहन बताता है कि तुमसे तलाक होने के बाद मेरा कहीं भी मन नहीं लगा करता था और मैं अपने दुकान पर एक अलग से कारीगर रख लिया था और उस कारीगर के हवाले उस दुकान को भी कर दिया था। अब दुकान चल तो रहा थी, लेकिन इतना ज़्यादा मुनाफा मुझे वह दे ना पा रही थी। लेकिन उस समय मुझे मुनाफे से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरी दुनिया तो उजड़ने वाली थी और उजड़ भी चुकी थी और मैं पैसे कमाऊं तो किसके लिए कमाऊं। ऐसा सोचकर मैंने उस कारीगर को रख दिया था। जो भी पैसे वह मुझे कमा कर देता, मैं उन्हीं पैसों को लेकर घर वालों को दे दिया करता था। कहा करता था कि इतने ही पैसे कमा पाया हूँ और इससे ज़्यादा अभी कमाई नहीं हो पाई है। इसके बाद धीरे धीरे करके समय कटता और समय के साथ साथ एक दिन मेरी दुकान पर छापा लगता है फूड डिपार्टमेंट वालों का, क्योंकि जो कारीगर मैंने रखा था वह मिठाइयों के अंदर मिलावट करने लगा था और उसी मिलावट की वजह से मेरी दुकान बंद हो चुकी थी और यहाँ तक कि मुझे जेल भी जाना पड़ गया था। उसके बाद मेरे घर वालों ने जैसे तैसे करवा के मुझे छुड़वा लिया, लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दोबारा से अपने भय रोजगार को खड़ा कर पाऊँ। मैं उस शहर के अंदर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लाचार महसूस करता था और इसी वजह से मैंने उस शहर को छोड़ दिया था। उस शहर को छोड़ने के बाद इस शहर के अंदर आ गया। यहाँ आने के बाद मैं इधर उधर काम की तलाश में घूमने लगता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम थी, तो इसी वजह से मुझे कोई अच्छा सा काम नहीं मिल पाता और काम ना मिलने की वजह से मैं एक होटल पर पहुँचता हूँ और वहाँ पर मैं वेटर की जॉब के लिए पूछने लगता हूँ। होटल के मालिक ने मुझे जॉब दे दी थी, तभी से मैं उस होटल में वेटर का काम करता हूँ और मेरे साथ के वेटर जब किसी शादी ब्याह में जाते थे तो उनके साथ में मैं भी आया जाता हूँ। अच्छा सा पैसा बन जाता है और उस पैसे से अच्छी तरह से मेरा गुजारा हो जाता है। अपनी बातों को बताने के बाद मोहन राधा से कहता है कि राधा अब ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं वेटर हूँ और मुझे अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए। लेकिन राधा जैसे ही मोहन की हालत को देखती हैं, उसके बारे में इन बातों को सुनती हैं, तो फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम मोहन से कहती है कि मोहन, क्या ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों दोबारा से एक साथ हो जाएं। अब राधा मोहन की इन बातों को सुनकर कहता है कि राधा, अब तुम एक बहुत बड़ी अफसर बन गई हो और मैं एक छोटा सा बेटर हूँ और हम दोनों अब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी जो राधा एसपी थी वह कहती हैं, दुनिया वालों से मुझे कोई भी मतलब नहीं, वह चाहे हमारे बारे में कोई भी बातें बनाए, लेकिन मुझे अब तुम्हारे साथ में रहना है। बहुत दिन बरस हो गए मुझे तुमसे अलग हुए, लेकिन मैं बार बार उन बातों के बारे में सोचती हूँ जो हमने और तुमने एक साथ में पल बिताए थे और मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत किया करती हूँ। तो अब मैं तुमसे अलग नहीं रह पा रही, अब हम दोनों को एक दो कर रहना होगा। अब इसके बाद मोहन जो अपने आंखें के आंसुओं को रोका बैठा था, उसके आंखों के आंसू भी छलकने लगते हैं और वह राधा की इस बात के लिए एग्री होने लगता है। कहता है कि ठीक है राधा, यदि तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले मिलते हैं और जैसे ही वह लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं तो शादी के अंदर जो भी लोग थे वह सभी लोग उनको देखते लगते हैं, सोचते हैं कि एसपी साहिबा इस वेटर के गले क्यों लग रही, आखिर क्या कहानी है, क्या किस्सा है। उसके बाद वह महिला एसपी साहब के पास आती हैं और महिला कहती हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। एसपी साहिबा उसे पूरी कहानी बताती हैं, कहती हैं कि मेरे तलाकशुदा पति ने मुझे 3-4 साल पहले छोटी सी गलतफहमी को लेकर हम दोनों लोगों का तलाक हो चुका था, लेकिन आज हम फिर से एक होना चाह रहे हैं। इस बातों को सुनकर वह महिला भी थोड़ी सी भावुक होने लगती है और ये बात धीरे धीरे करके पूरी शादी के माहौल में फैल जाती है। अब इसके बाद दोस्तों राधा अपने मोहन को अपनी गाड़ी में बिठा लेती हैं और अपने सरकारी आवाज पर ले जाती हैं। वहां जाने के बाद दूसरे दिन सुबह वह दोनों तैयार होकर उस गाड़ी में बैठे और एक मंदिर पर जाकर के एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी हो चुकी थी और शादी होने के बाद में जैसे ही ये खबर दोनों अपने अपने घर वालों को बताते हैं
तो घर वाले भी बड़े ही खुश होने लगते हैं, क्योंकि दोनों ने ही शादी से मना कर दिया था। और इस बात को लेकर के उनके घर वाले भी बड़े ही चिंतित व्यतीत थे कि यह लोग भी अब अकेले के अपने जीवन को इस तरह से कैसे व्यतीत करेंगे। इसके बाद राधा दोबारा से एक दुकान मिठाइयों की मोहन के लिए खुलवा देती है और उस दुकान पर मोहन को बिठा देती है, ताकि मोहन को ये ना लग पाए कि मेरी पत्नी कमा रही है और मैं घर के अंदर बैठा हुआ हूँ। उसके बाद मोहन, जो कि मिठाइयों का काम अच्छी तरह से जानता भी था, वह मिठाइयों की दुकान को अच्छी तरह से चलाता है और इस शहर के अंदर भी उसकी मिठाइयों की दुकान अच्छी तरह से चलने लग जाती है। दोस्तों, इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलजुल करके हंसी खुशी जीवन बिताते हैं और रहते हैं, और अब इन दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर टकरार नहीं हुआ करती। तो साथियों, ये थी कहानी एक एसपी साहिबा की, जिनका पति 3-4 साल बाद उन्हें बेटर बनकर मिला था और उसके बाद दोबारा से उन्होंने उससे शादी की। आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों? राधा के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मोहन के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख बता सकते हो, लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को सर्वप्रथम लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें मोटिवेशनल मिले। आप लोगों के लिए ऐसे अच्छी वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य केवल किसी को परेशान करना नहीं था। ये कहानी आपको इसीलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ अपने लिए खोज पाएं और अपने जीवन में इस चीज को अप्लाई कर पाएं। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद एंड तक वीडियो देखने के लिए।